ये देहरादून की एक भव्य बिल्डिंग है और इसमें है राज्य के अनाथ, बेसहारा, घुमंतु, अपवंचित छात्रों के लिए विशेष बालिका छात्रावास, राजपुर रोड, देहरादून। और इस विद्यालय को एक सरकारी स्कूल के अध्यापक श्री हुकुम सिंह उनियाल जी चलाते हैं। वो यहाँ के प्रिंसिपल हैं। बहुत ही लाजवाब कहानी इस विद्यालय की है। जो कभी 4 बच्चे रह गए थे सरकारी स्कूल में और उसको श्री हुकुम सिंह उनियाल ने इस स्तर पर पहुंचा दिया है कि आज यहाँ करीब 128 बच्चे, अनाथ बच्चे जिनके माँ बाप नहीं हैं, वो यहाँ छात्रावास में रह रहे हैं और उसके लिए सरकारी व्यवस्था नहीं है। वो खुद एनजीओ की मदद से, पब्लिक की मदद से उनकी व्यवस्था कर रहे हैं। और आज ये पहले एक बहुत ही टूटे फूटे मकान में रहते थे। इनका वो स्कूल चल रहा था राजपुर रोड पे, लेकिन वो किसी बिल्डर का था, तो उस बिल्डर ने वहाँ खाली करवाने के लिए ये बिल्डिंग उनको प्रदान की है। और इसमें भी प्रधानाचार्य श्री हुकुम सिंह उनियाल की अहम भूमिका है। चलिए आपको मिलवाते हैं उनसे, ऐसे सज्जन व्यक्ति से। और ये स्कूल का एंट्रेंस है, ये देखिए। और तमाम जो उत्तराखंड की विभूतियाँ हैं उनके ये पूरे फोटोग्राफ्स हैं। और आपको ऐसे विदुषी अध्यापक से मिलवाएंगे जिन्होंने ज़बरदस्त काम किया है और 4 स्कूलों के विद्यालय से करीब 400 विद्यालयों तक पहुंचाया है। आइए आपसे मिलवाते हैं कि ऐसे अध्यापक भी हमारे उत्तराखंड में हैं। और उनियाल साहब नमस्कार। नमस्ते सर जी, नमस्ते। आइए सर, आइए। आप हमारे उनियाल साहब हैं इस पूरे स्कूल के, जो कि एक बहुत ही यूनिक स्कूल है। और मुझे लगता है कि उत्तराखंड में ही नहीं, पूरे देश में अपनी तरह का अनोखा स्कूल है। उनियाल साहब बताइए। जी सर। आप इस स्कूल के प्रधानाचार्य हैं। जी सर। और आप सरकारी अध्यापक हैं। जी हाँ, जी हाँ। और 4 बच्चों से आपने शुरू करके जी आज इतने बच्चे हैं और आप अपने स्तर पे इन बच्चों का प्रबंधन करते हैं। क्या स्टोरी है, ज़रा बताइए। स्टोरी तो सर जी, ये सरकारी सेवा के दायित्वों के साथ साथ कुछ ऐसा काम हो गया कि जिसको आप लोग अनोखा समझ रहे हैं। वैसे तो ये मेरी सेवा से जुड़ा हुआ काम था, मुझे करना चाहिए था। कि इसका कारण ये था कि मेरे विद्यालय में तब छात्र संख्या कम थी और विद्यालय जीर्ण शीर्ण था, तो इस कारण भी छात्र संख्या उस विद्यालय में 2008 में नहीं थी। और मुझे दायित्व सौंपा गया था कि इस विद्यालय को पुनर्जीवित करना है और प्रतिष्ठित भी करना है, क्योंकि ये 2008 की बात है। जी, 2008 मई की बात है। आप ट्रांसफ़र होके यहाँ आए देहरादून में? जी सर जी। तब यहाँ के बच्चे क्या हालत थी स्कूल की? स्कूल जीर्ण शीर्ण था, क्योंकि 1830 की बिल्डिंग थी। सरकार ने उसे गिरासू बिल्डिंगों में रखा हुआ था, आपदा वालों ने, जिसको गिरा देना चाहिए। हाँ, तो ऐसी स्थिति में बच्चों को बैठने के लिए प्रॉपर क्लास नहीं थी, न बाउंड्री वाल था, न टॉयलेट था, एक भी टॉयलेट नहीं था, तो बिजली नहीं थी। तो ऐसी स्थिति में मुझे उस स्कूल का दायित्व मिला कि आपको इस विद्यालय को पुनर्जीवित भी करना है और प्रतिष्ठित भी करना है जी। और इसके लिए कोई बजट नहीं मिलेगा, क्योंकि भवन किराए का है। तो जब मैंने ज्वाइन किया, देखा कि बदहाली को तो पैसा भी नहीं मिलेगा, तो अपने ही संसाधनों से जो है उसको रिपेयर कर दिया। और रिपेयर करने के बाद अपने संसाधन मतलब अपनी सैलरी से या किस से? तब तो सैलरी भी मुझे बहुत कम मिलती थी, 19,000 रुपये के आसपास थी, लेकिन वो बिल्डिंग तो ज़्यादा पैसा मांग रही थी। तो मैंने अपने सारे रिश्तेदारों से पैसा ले करके 4,26,000 रुपये उसकी मरम्मत में लगा दिए। तो उसके बाद अब अपने पैसे का भी दर्द होने लग गया कि ये पैसा लग गया है, अब बच्चे कहाँ से आएंगे, स्कूल तो बच्चों से होता है। तो तब एक इनोवेटिव प्रोग्राम सूझा कि अभी भी उत्तराखंड राज्य में
कुछ बच्चे ऐसे होंगे 11 से 14 एज ग्रुप के कि जो किन्हीं कारणों से स्कूल से बाहर होंगे। वो बच्चे होंगे जैसे कि बच्चा कोई 2 साल फेल हो जाता है तो स्कूल वाले उसको निकाल देते थे। कोई बच्चा ऐसा होगा जो 5 पास करके आया है लेकिन बहुत कमज़ोर है, तो टीचर उसको बोलता था कि तू नहीं पढ़ पाएगा, तू नहीं पढ़ पाएगा, और वो ड्रॉप आउट हो जाता था। कुछ पारिवारिक कारणों से जिनके माता पिता शिक्षा के प्रति जागरूक नहीं है, उनके बच्चे भी हो सकते थे। तो ऐसे बच्चों के लिए एक फ्री लॉजिंग बोर्डिंग का शैक्षिक नवाचार मैंने प्रस्ताव बना करके और शासन को शिक्षा निदेशक महोदय को सौंपा। तो उन्होंने बोला कि पहले तो इस बात का दुख है कि आपने इतना पैसा इसकी मरम्मत में लगाया, भवन की मरम्मत में, अब आप उल्टा बोल रहे हैं कि फ्री लॉजिंग बोर्डिंग चलाऊंगा, तो विभाग तो बजट नहीं देगा। तो मैंने कहा अगर विभाग बजट नहीं देगा तो मुझे कुछ ऐसी प्रेरणा हो रही है कि इस शहर के समर्थवान शिक्षा प्रेमी मुझे इस कार्य के लिए मदद करेंगे। आप 3.5 लाख के कर्ज में पहले पड़े हुए थे। हाँ, मरम्मत के लिए। जी 4,26,000 के। और फिर आपने एक प्रस्ताव रख दिया कि हम इसको बोर्डिंग भी करेंगे। हाँ जी। तो ऐसी स्थिति में मैंने बोला कि अगर आप विभागीय बजट का प्राविधान नहीं है तो मैं जनता के सहयोग से इसको चलाऊँगा। तो उन्होंने अपने प्रस्ताव को उसमें अनुमति में लिख दिया कि विभागीय बजट का प्राविधान नहीं है, यदि आप समुदाय की सहायता से इस कार्यक्रम को चलाना चाहते हैं तो कार्यक्रम अच्छा है, अनुमति दी जाती है। और 12 जुलाई 2008 की बात है कि मैंने इस अनुमति को प्राप्त करते ही विज्ञापन छाप दिया और 24 जुलाई को मैंने इसका नामांकन का डेट रखा। तो 24 जुलाई को मेरे पास 42 लोगों ने एडमिशन लिया। जो भी बच्चे इस तरह के हैं, फेल हैं, जी हाँ। मतलब उत्तराखंड के किसी भी कोने से जो स्कूलों से निकाल दिए गए थे वो बच्चे 42 बच्चे। अब उन 42 बच्चों को जब आ गए तो उनके लिए रहने खाने की व्यवस्था पे जुट गया और 6 माह तक इन बच्चों को अपनी सैलरी से पालन पोषण किया, पढ़ाई लिखाई में भी जुट गया। ये बच्चे तो बिल्कुल चौपट थे। तो नाक का प्रश्न था कि मैंने वादा किया है कि ऐसे बच्चों को मैं पास करूँगा। मतलब पूरे उत्तराखंड के जो जिसको आप छंटे हुए कह सकते हैं, हाँ, जी, कहीं जी, वो आपने इकट्ठे कर लिया। वो इकट्ठे, जिसको कोई नहीं पढ़ा सकता उसको हम पढ़ाएंगे, ये चुनौती कबूल कर आपने ली। कबूल कर लिया और रात दिन इनके पीछे लग गए। तो जनाब 6 माह तक जो है इस कार्यक्रम को अपने सैलरी से चलाया। बहुत बढ़िया। जब पूरा नहीं होता था तो माँ की पेंशन भी लग जाती थी इसमें। पत्नी को रसोईया बना दिया, बेटी को वार्डन बना दिया। और रिश्तेदारों का क्या रिएक्शन था कि आपने कर्जा भी ले लिया, हाँ, पत्नी को भी लगा दिया, बेटी को भी लगा दिया, तनख्वाह से भी जा रहा है। हाँ जी हाँ। तो रिश्तेदार वो सब हमदर्द थे, उनको बोला अब इसने लगा दिया तो लगा दिया। लेकिन जब मुझे नए वेतनमान का एरियर मिला तो मैंने सबका भुगतान किया, सभी जितना लिया था सबका भुगतान किया। और उसके बाद 6 माह के बाद इस न्यूज़ को अखबारों ने छापा कि उनियाल जो है अपने परिवार के सहयोग से सरकारी स्कूल का संचालन कर रहा है। तो हिंदुस्तान न्यूज़पेपर ने जब इसको छापा तो जनवरी 9 से देहरादून की जनता मेरी मदद के लिए दौड़ी आई। और यहाँ तक कि जो 4,26,000 रुपये मैंने भवन की मरम्मत में लगाया था उसमें से मुझे 2 लाख रुपये भी वापस हो गए। और अब तो जनता ने बच्चों का पालन पोषण का जिम्मा उठा लिया। किचन को देखते थे वो लोग आकर के कि क्या राशन है कि नहीं है, बच्चे भूखे न रह जाएं, और वो सारी व्यवस्थाओं को जुटाने में लग गए। तो वो मेरी जो चिंता थी वो दूर हो गई। और जब संसाधन प्राप्त होने लग गए तो छात्र संख्या भी बढ़ने लग गई और 2011 तक इनकी संख्या 120 के आसपास हो गई। 12 मार्च में पहला बैच जो मैंने एडमिशन किया था उसका विदाई समारोह था 31 मार्च 2012 को। तो जो 42 बच्चे 8th पास करके जा रहे थे उनको बोला कि भाई अब आप अपने गांव जाओ और अपने गांव में 9th में एडमिशन लो। हर गांव में तो हाई स्कूल खुल चुके हैं। तो 18 बच्चे रोने लग गए। उन्होंने बोला हम नहीं पढ़ पाएंगे, हमारे माता पिता तो नहीं पढ़ाएंगे, वो तो बकरियों में भेज देंगे, खेती में उलझा देंगे। तो उनके माता पिता भी आए हुए थे, उनसे भी पूछा भाई क्यों नहीं तुम इनको पढ़ाओगे, हमने 3 साल तो पढ़ा दिया इनको और अभी पढ़ सकते हैं, कहीं रुकने वाले नहीं हैं। तो उन्होंने फिर भी हामी नहीं भरी। तो जनता के जो सहयोगी लोग आए थे उन्होंने बोला ठीक है उनियाल जी यहीं रखो, आप इनको यहीं रखो, हम इनकी 12वीं तक की पढ़ाई करेंगे। और वो 18 बच्चे वहीं रोक दिए और दोभाल वाला में उनका एडमिशन करवा दिया, इंटर कॉलेज में मैंने। फिर चलते जब 2015 तक उनकी संख्या 54 हो गई। हर साल कुछ ना कुछ रुकते रहे। और तब 2011 में ही मुझे अपने पारिवारिक कार्यों से घर जाना था कि एक वार्डन की मुझे तलाश थी। और 2011 में संगीता तोमर नाम की एक लड़की जो कि कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय कोरबा से जुड़ी हुई थी, वो अनुदेशक हुआ करती थी वहाँ पर। तो उसने यहाँ पर वार्डन का दायित्व स्वीकारा और उसको 120 बच्चे मैं सौंप करके अपने घरेलू कामों में स्कूल से निवृत्त हो गया।
तो वो 120 बच्चों को दिया था। तो उसके बाद एक दिन एक लड़की एडमिशन के लिए आई और उसने उस लड़की को जब एडमिशन दिया, मैंने अनुमति दे दी, तो उस लड़की के एडमिशन के बाद तो यहाँ लड़कियों के एडमिशन की लाइन लग गई। और अब तो 2015 में लड़कियों की संख्या ज़्यादा हो गई, लड़कों की संख्या कम हो गई। तो जो लड़के बाहर जाते थे, हमारे 54 लड़के, इनसे कुछ व्यवस्थाएं गड़बड़ा रही थी। तो इन्होंने बोला कि जो बच्चे बाहर जाते हैं पढ़ने के लिए, छात्रावास प्रबंधन में कुछ दिक्कत हो रही थी। तो आसरा ट्रस्ट मेरे साथ में सहयोगी संस्था थी। मैंने उनको बोला कि इन बड़े बच्चों को आप कहीं अन्यत्र शिफ्ट कर सकते हैं। तो उन्होंने साइट स्वीकार किया और इंदिरा नगर बसंत विहार में उनके लिए एक हॉस्टल किराए पर लिया और उन 54 बच्चों को वहाँ शिफ्ट कर दिया। फिर 2015 में ही जो है तो मेरा ट्रांसफ़र भी होना तय हो गया। ये अनिवार्य ट्रांसफ़र में आपको यहाँ से जाना है और मुझे कालसी जाने के लिए ऑर्डर हो गया। मैंने कहा ठीक है, मैं जाता हूँ। तो जनता के लोगों को बड़ी चिंता हुई कि इस कार्यक्रम को कौन आगे चलाएगा। इतने बच्चे इकट्ठे हो गए और ये हो गया। करीबन 300 से अधिक बच्चे थे तब तो, 4 से 300 हो गए। हाँ। तो उसके बाद जनता ने जाकर के शिक्षा मंत्री जी से पहल की। श्री मंत्री प्रसाद नैथानी जी को बोला कि उनियाल जी का ट्रांसफ़र रोक दो। नैथानी जी ने तो हाथ खड़े कर दिए कि नहीं, ये तो कंपलसरी ट्रांसफ़र है, इनको तो जाना ही पड़ेगा। तो मैंने कहा मैं जाने को तैयार हूँ सर जी, आप क्यों चिंता करते हैं। तो जनता के लोग नहीं माने और वो फिर चले गए डीएम साहब के पास। डीएम साहब को बताया उन्होंने इस कहानी को, तो उन्होंने बोला कि कहाँ पर है ऐसा स्कूल, मैं ज़रा देखना चाहूँगा। और वो शाम को 6 बजे स्कूल में आ गए। शाम को 6 बजे से 2 घंटे तक, 8 बजे तक वो इस स्कूल का ऑब्जर्वेशन करते रहे। और उसके बाद बोलते हैं कि नहीं उनियाल जी, आपका ट्रांसफ़र तो रोकना ही पड़ेगा, इस कार्यक्रम को और कोई चला नहीं सकता। और पहले तो मेरी कलम से रुक जाएगा, और इतना ही कंपलसरी ट्रांसफ़र हुआ तो तब चाहे मुझे सीएम साहब के पास जाना पड़े, आपका तो ट्रांसफ़र रोकना बहुत ज़रूरी होगा। यही चर्चा तब तक सचिवालय में भी चल रही थी और विभिन्न सचिव जो थे तो इस पर चर्चा कर रहे थे। इस सुबह को राधा रतूड़ी जी और सेंथिल पांडेयन जी जो शिक्षा सचिव थे और पूरे शिक्षा विभाग के अधिकारी जो है तो यहाँ पहुँच गए। उन्होंने देखा कि हमारे सचिवालय के गेट के अपोजिट में 50 गज की दूरी पे लगा हुआ ये कार्यक्रम शैक्षिक ऐसा चल रहा है जिसको कि हमको जानकारी नहीं है। उन्होंने देखा तो बड़े अचंभित हुए। पांडेयन जी ने बोला कि इनका ट्रांसफ़र रोकिए सबसे पहले। मैंने बोला कि मेरा ट्रांसफ़र रोकने से इस संस्था का भला नहीं होगा, एक दिन तो मुझे रिटायर भी होना है। अगर इसका भला चाहते हैं तो इस स्कूल को आप कोई शैक्षिक संरक्षण दीजिएगा। तो बोला कैसे। मैंने कहा जैसे कि आवासीय विद्यालय कस्तूरबा गांधी चल रहे हैं उसी तर्ज पे इसको भी आप अपने प्रोजेक्ट में चलाइए। तो उन्होंने प्रोजेक्ट डायरेक्टर को बताया कि आप इसको प्रस्ताव बनाएं और भेजिएगा। और अगले साल 17 में ये प्रस्ताव पास होकर के आ गया। 16 में प्रेसिडेंट अवार्ड के लिए लोगों का चयन हो रहा था कि मुझे भी शॉर्ट नोटिस पर बोला गया कि आपको भी ये आवेदन करना है। और मैंने भी आवेदन किया तो मुझे राष्ट्रपति पुरस्कार के लिए चुना गया और 2016 में मुझे राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त हुआ। उसके बाद 2017 में 50 लड़कियों के लिए छात्रावास स्वीकृत हो गया। फिर उसके बाद ये कार्यक्रम और विस्तार लेता रहा। बच्चों की संख्या करीबन 370 के आसपास पहुंच गई स्कूल में। तो बालक बालिकाएं दोनों ही साथ साथ अलग अलग सेपरेट रूमों में रहते थे और कोई दिक्कत नहीं आ रही थी। लेकिन 2019 में राज्यपाल महोदय को कुछ ऐसा लगा कि राज्य में कुछ छुटपुट घटनाएं हुई हैं कि जहां पर बालक बालिकाओं के छात्रावास हैं उनको दूर दूर होना चाहिए। तो उन्होंने मुझे भी नोटिस दे दिया कि आप भी अपने छात्रावास को दूरस्थ कहीं शिफ्ट कीजिएगा। तो मैं बालकों को छात्रावास के लिए धर्मपुर में एक खंडर बिल्डिंग थी, उस बिल्डिंग को गवर्नमेंट ने बोला कि यहाँ पर आप शिफ्ट कर सकते हैं। तो उस खंडर में शिफ्ट करने की तो कोई सुविधाएं थी नहीं और न कोई बजट दिया था। तो मैं अपने सारे वर्कर्स को लेकर के जो मेरे साथ इस कार्यक्रम में जुड़े हुए थे, हथौड़ी खरीद करके और उसके प्लास्टर उतारने पे उसकी मरम्मत करने का काम शुरू कर दिया। खुद ही जुड़ गए। हाँ। तो अब पैसों की ज़रूरत हुई तो लोगों को तलाशने लग गए। लोगों को तलाशते तलाशते करीबन 2 माह के अंदर 25 लाख रुपया इकट्ठा किया और उस छात्रावास को 184 बॉयज़ को शिफ्ट होना था वहाँ पर। तो 184 बॉयज़ के लिए छात्रावास बनाना,
बेड बेडिंग बनाना, बिजली पानी की व्यवस्था करना, बाउंड्री वॉल बनाना, टॉयलेट बाथरूम बनाना, आंगन उसका जो था तो सड़क के दोनों तरफ का पानी वहाँ आता, तालाब बन जाता था। उस फर्श को करीबन 800 स्क्वायर मीटर फर्श को पक्का करना, और ये सब काम 2 माह के अंदर बड़ी चुनौती के साथ किया। यहाँ के जिलाधिकारी महोदय जी ने बहुत सहयोग किया, जनता ने बहुत सहयोग किया, मैड मेरे साथ में एक सहयोगी संस्था थी, इन सब लोगों ने, आसरा ने भी तो सहयोग करने के बाद जो है तो बच्चों को वहाँ शिफ्ट कर दिया 2020 की फरवरी को। अब वहाँ पर 184 बॉयज़ बढ़ करके आज 257 बॉयज़ वहाँ पर उस छात्रावास में कक्षा 1 से कक्षा 12 तक के अध्ययनरत हैं। और यहाँ पर 170 गर्ल्स जो हैं तो यहाँ पर कक्षा 1 से 8 तक की हैं। जो 9-10 की 80 गर्ल्स होती थी मेरे पास, उनको GGIC के अंदर आसरा के सहयोग से वहाँ पर छात्रावास बनाया। उनको 3 महीने अपने छात्रावास का जो 55 राजपुर रोड का होता था वो दे दिया और वहाँ छात्रावास बन गया, तो लड़कियाँ वहाँ पर शिफ्ट हो गई हैं। तो अभी इसी दौरान 2021 में लैंडलॉर्ड ने एक प्रस्ताव दिया कि हम आपको एक भवन 75 राजपुर रोड पर बनाया गवर्नमेंट को देना चाहते हैं, लिहाजा आप हमारी पुरानी संपत्ति को हमें सौंप दें। तो उसमें हम विभाग के जो मुकदमा चल रहा था लैंडलॉर्ड का, वो भी हम हार गए थे। बेदखली का मुकदमा वो जीत गए थे हम। बेदखली का आदेश था और 1,63,00,000 रुपये देने का भी आदेश था। तो हम हाई कोर्ट चले गए रिवीजन के लिए। तो रिवीजन में भी उन्होंने बोला कि तुम्हारा रिवीजन तब सुनेंगे कि जब 15 लाख रुपये जमा करोगे। तो विभाग से जैसे तैसे करके 15 लाख रुपये कोर्ट में जमा किया, तो वो रिवीजन हमारा एक्सेप्ट हुआ। अब इन लैंडलॉर्ड यहाँ कितने बच्चे हैं जिनको जो आपके जिम्मे हैं? अभी इस साल 128 बच्चे ऐसे हैं कि जिनको गवर्नमेंट की तरफ से NRST की स्वीकृति तो है, लेकिन उनके लिए वो बच्चे यहीं रहते हैं, हॉस्टल में रहते हैं, तो उनके लिए भोजन की, आवास की सुविधाएं का बजट नहीं है। ये सब आप पब्लिक से? हाँ, तो इसके लिए जो बच्चे ये रह रहे हैं 128 बच्चे, इन बच्चों के लिए भोजन और आवास की सारी सुविधाएं मैं जन सहयोग से जुटा रहा हूँ, क्योंकि गवर्नमेंट ने केवल इनके टीचर्स के लिए 4 लाख रुपये का बजट सेंक्शन किया है। अभी तक वो भी नहीं मिला है, भले ही मिलेगा। जिनके लिए कम से कम 20 लाख रुपए का बजट होता था, उनके लिए कुल 4 लाख रुपया गवर्नमेंट ने इस बार सैंक्शन किया है। लेकिन जनता के सहयोग से वो जो प्रॉब्लम थी वो दूर हो जाएगी, ऐसी मुझे पूरी उम्मीद है। तो ये है उत्तराखंड के शिक्षक, जिनको कहा जाता है कि सरकारी शिक्षक, एक ही इससे पेंट किया जाता है कि सरकारी शिक्षक काम नहीं करते, ये भी शिक्षक हैं। और अभी हमारे साथ हैं मनोज रावत, केदारनाथ के युवा और डायनामिक विधायक। और एक अच्छी बात एक ही है कि इन्होंने ये अपने दूर दराज के गांव में लाइब्रेरियां खोल रहे ताकि लोग पढ़ें, जबकि इस समय चुनाव पास है और लोग जो चुनाव लड़ने वाले हैं, कई प्रत्याशी गांव में शराब की व्यवस्था कर रहे हैं, लेकिन ये उससे इतर। तो मनोज जी, पहले तो ये बताइए कि आपको उनियाल जी का विद्यालय कैसे लगा? मैं इस विद्यालय के बारे में सालों से जानता हूँ। ये पहले राजपुर रोड पे चलता था, और उनियाल जी के बारे में और उनके विद्यालय के बारे में मैं सालों से पढ़ता हूँ। लेकिन मैं एक बार कोशिश भी करी थी वहाँ राजपुर रोड वाले विद्यालय में जाने की, और अभी मैं अंतिम जो वक्तव्य उनियाल साहब का सुन रहा था कि बड़ा मुकदमा चला, और मुझे उस विद्यालय में रहने का अवसर मिला। मेरे एक रिश्तेदार यहाँ अधिकारी थे जो बाद में डायरेक्टर भी हुए हैं, मिस्टर राकेश कुंवर, उनका घर भी होता था वहाँ पे। तो मैं उस विद्यालय को आज से 35 साल पहले से भी जानता हूँ, जब वो विद्यालय दूसरे रूप में था। अपने आपके शानदार जो योजना है लाइब्रेरी की, ये क्या है, क्या कर रहे हैं? देखिए, मैं किताबों के साथ पला बड़ा हूँ, क्योंकि मेरे फादर लाइब्रेरियन थे और उन्होंने हमको किताबों से प्यार करना सिखाया, अच्छी किताबें पढ़ना सिखाया। और जो सबसे ज़्यादा जो मैं विधायक बना, तो मुझे जो पुराने गोपेश्वर के लोग मिले जो विभिन्न सेवाओं में हैं, जिनमें कई लोग बहुत सीनियर पोजीशन पे सेना में गए हैं, कई लोग साइंटिस्ट हुए हैं, कई लोग जुडिशियरी में गए हैं। तो वो उन लोगों ने मुझे विधायक बनने के बाद जब बुलाया दिल्ली में और एक छोटे से भोज का आयोजन किया, तो वो लोग मुझे इसलिए नहीं बुलाया उन्होंने कि मैं विधायक था, इसलिए बुलाया कि मेरे पिताजी का, स्वर्गीय पिताजी का, ठाकुर फकीर सिंह रावत जी का योगदान उनकी ज़िंदगी में किताबों के रूप में था। और उन्होंने बताया कि कैसे वो दुनिया की बेहतरीन किताबें उस समय लाते थे। और एक किताब का जिक्र चंडी प्रसाद भट्ट जी ने किया। आदरणीय भट्ट जी
ने किया। जो वाडियन इंस्टीट्यूट में मुझे एक आर्टिकल को लिखने के लिए वहाँ पे हैम की थी, वो हिमालयन जियोलॉजी पर, तो मुझे ताजुब हुआ कि वो किताब आदरणीय चंडी प्रसाद भट्ट जी ने बताया कि उस समय हमारे स्वर्गीय पिताजी ने चंडी प्रसाद भट्ट जी को लेके दी थी, लेकिन मुझे ताजुब तब हुआ कि वो सिर्फ 2 ही कॉपी वाडिया में थी और उसको छूने की इजाज़त भी नहीं थी, वो संरक्षित किताबों में से थी। तो मुझे अच्छा लगा कि उन्होंने एक परंपरा दी और मैं किताबों के कारण उन लोगों के बीच में जाना गया जो मेरे पिता ने किताबों के रूप में समाज को दिया या उस पीढ़ी को दिया, और एक पीढ़ी को उन्होंने संवारा और गोपेश्वर की लाइब्रेरी बहुत अच्छी लाइब्रेरी में थी। तो मुझे ये लगा कि किताबों का यदि इतना योगदान हो सकता है तो मेरे हर गांव में, मेरी विधानसभा के हर गांव में पुस्तकालय होना चाहिए, और उसके लिए मैंने विधायक निधि से पैसा अवमुक्त कर दिया है। 3-4 महीने की बहुत कड़ी मेहनत हुई है। हम ये चाहते थे कि उस लाइब्रेरी में कम पैसे में हम देश दुनिया की अच्छी किताबें लें, स्थानीय संस्कृति की किताबें लें, स्थानीय या जो हमारा उत्तराखंड का इतिहास है उसकी किताबें लें, उत्तराखंड की अच्छी चीज़ें लें, बच्चों का साहित्य लें, और जो बच्चे हमारे युवा बच्चे प्रतियोगिता की परीक्षाओं में की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी हमारे पास एक बेसिक लेवल का हमारे पास बुक्स और एक संग्रह हमारे पास हो। तो वो उसमें बहुत लोगों ने योगदान किया, मैं उनको धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि सिलेक्शन ऑफ बुक्स दुनिया का सबसे कठिन काम है। तो वो हो गया है और इस हफ्ते में अब किताबें हमारी जल्दी अब लाइब्रेरीज तक जाएंगी, और मेरे विधानसभा में 160 गाँव में, और उसमें हम एक लाइब्रेरी जो है अपने ज़िला प्रशासन को गिफ्ट करेंगे। जो नए हमारे ऑफिसर आते हैं हमारी सर्विस में, चाहे हमारे सिविल सर्वेंट हों, IAS के रूप में आते हों, या हमारे स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के, और डिफरेंट सर्विसेज के जो नए युवा देश के अलग अलग हिस्सों से आते हैं, उनको भी उत्तराखंड की संस्कृति को समझने का मौका मिले, ऐसी हम कल्पना कर रहे हैं। तो एक हम लाइब्रेरी उनको भी देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद मनोज जी। मुझे लगता है कि ये उत्तराखंड के लिए नई आस जगाता है। एक तरफ मुनियाल जी जैसे लोग हैं, सरकारी अध्यापक होते हुए 4 बच्चों से लेकर आज 400 बच्चे कर दिए हैं, और दूसरी तरफ राजनीति में ऐसे युवा विधायक हैं जो गांव के दूरस्थ गांव के किताबें उनको प्रोवाइड करेंगे, जहां मुझे नहीं लगता कि दूर दराज के गांव में कोई किताब, ऐसी किताबें वहां जा भी पाती होंगी। एक नया सवेरा, नई रोशनी उत्तराखंड के युवाओं के लिए, बच्चों के लिए आ रही होगी। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।